अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर हम ईआरपी का जो एचआर मॉड्यूल है उसको यूज करें, देखें ये जो ईआरपी का जो सेटअप यहाँ बताया हुआ है ये एक जनरलाइज्ड है। इसके लिए आप अगर कहेंगे कि ओडो ईआरपी में ऐसा है या नहीं, तो वो ओडो का जो तरीकेकार होगा वो स्पेसिफिकली ओडो को पढ़ने के बाद पता लगेगा। और अगर हम कहेंगे कि जी ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डायनामिक्स है उसमें ये एचआर का रोल इस तरह से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो भी हमें नहीं पता। हमें माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो जर्नलाइज तरीकेकार बताया हुआ है ईआरपी का, वो मिलता जुलता तरीकेकार उनमें भी होगा। ठीक है। तो जब हम ईआरपी के अंदर एचआर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि शुरू में मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना के क्लासरूम में दिखाया था कीट का ही, कि जी सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका नाम दिया जाता है। जिस तरह कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, उसका कोई ना कोई कांटेक्ट नंबर भी होगा। फिजिकल लोकेशन जो होगी वो हमें पहले उसके एड्रेस में बताना पड़ेगा। तो जब हम ओडो ईआरपी यूज करें तो उसमें भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर ये बेसिक डिटेल में बतानी पड़ती है कि ये हम जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फिजिकली लोकेट कहाँ कर रही होती है। ठीक है। तो वहां से शुरू हो जाता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी बारी आ जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, क्योंकि एक वर्चुअल चीज है, जब तक इसके डिपार्टमेंट्स को हम आइडेंटिफाई ना करें। तो अब जिस तरह कीट है उसके अंदर एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स के अपने अंदर हमारे पास 4 कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, जिस तरह कॉलेज ऑफ मीडिया साइंसेज है, उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज है, और हमारे पास इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस है। तो ये 4 कॉलेजेस आ जाते हैं। तो ये एकेडमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो एक डिपार्टमेंट तो ये हो गया कीट का। फिर दूसरा जो रजिस्ट्रार है, अब रजिस्ट्रार के अंदर दो हमारे पास मेजर, या बल्कि 3 अगर कह लें हम, तो 3 मेजर सेक्शंस आते हैं उसके अंदर। एक आ जाता है एग्जामिनेशंस, जो एग्जाम लेंगे वो भी रजिस्ट्रार का ही डोमेन है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है, न्यू स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन साथ में वो जो इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, या जो रिसेप्शन आपने देखा होगा हर एक कैंपस के अंदर रिसेप्शन बना हुआ है, तो उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है वो रखना, और कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना, वो सारा काम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कर रहा होता है। तो ये भी एक रजिस्ट्रार के अंदर काम कर रहा होता है। और तीसरा हो जाता है इसका, जिस तरह हम कहते हैं कि कारपोरेट डिपार्टमेंट है। ठीक है, कारपोरेट डिपार्टमेंट जो जॉब प्लेसमेंट होती है या इंटर्नशिप प्लेसमेंट होती है, ये वाले जो रोल्स होते हैं ये भी रजिस्ट्रार के अंडर काम कर रहे होते हैं। और एक सब सेक्शन और भी होता है जो कि ना हमारे साथ डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता है, स्टूडेंट्स के साथ या स्टाफ के साथ डायरेक्ट नहीं होता, वो है एमआईएस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये एमआईएस जो है ये भी रजिस्ट्रार के अंडर आ रहा होता है। तो कीट के ये 2 सेक्शंस मैंने बता दिए, एक एकेडमिक्स एक रजिस्ट्रार का। फिर तीसरा आ जाता है जो प्रेसिडेंट ऑफिस खुद है। अब वो प्रेसिडेंट ऑफिस ओवरऑल लुकअप कर रहा होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे उसके पास। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा उसके पास। तो एडमिन डिपार्टमेंट होगा, एडमिन एक कैंपस है या 2 या 3 है, तीनों के एडमिन डिपार्टमेंट्स ये सारा प्रेसिडेंट ऑफिस खुद देख रहा होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 3 मेजर सेक्शंस सिर्फ कीट के बन जाते हैं। तो जब ये तीनों सेक्शंस हम क्रिएट करते हैं ओडो ईआरपी के अंदर, फिर हम कह सकते हैं कि जो पहले वर्चुअल एक ऑर्गेनाइजेशन थी कीट, अब वो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट्स भी इस वक्त इस केस में वर्चुअल हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी हमने पोजीशंस क्रिएट नहीं की अभी तक।
फिर हमारे पास आ जाता है कि जो रजिस्ट्रार है, ये जो सेक्शन है ये हेड कौन करेगा, ठीक है, उस अपॉइंटमेंट का नाम क्या होगा, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट होती है वो उसका हेड हो जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार खुद होगा, वो पहली पोजीशन होगी। उसके बाद फिर जो सब सेक्शंस हैं उनके इंचार्ज कौन कौन है। जिस तरह एग्जामिनेशन है तो इसका इंचार्ज होगा कंट्रोलर एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है इसका इंचार्ज कौन होगा, मैनेजर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद जो कारपोरेट डिपार्टमेंट है इसका जो इंचार्ज होगा वो मैनेजर कारपोरेट डिपार्टमेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से जो MIS है तो इसका जो इंचार्ज होगा वो मैनेजर MIS हो जाएगा। तो अब हमने 5 पोजीशंस क्रिएट किए हैं रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट के अंदर, एक रजिस्ट्रार की और 4 मैनेजर्स की हमने क्रिएट कर ली है। तो जब 4 मैनेजर्स की हमने क्रिएट कर ली है तो ये अब, लेकिन अभी तक सिर्फ हमने पोजीशंस क्रिएट की हैं, इसके ऊपर हमने प्लेसमेंट नहीं की, किसी भी बंदे की प्लेसमेंट नहीं है। जब हम किसी एक फिजिकल रिसोर्स को वहां पर प्लेस करते हैं तो वो जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रियल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो रिसोर्स है वो रियल होता है। उससे पहले तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारी वर्चुअली काउंट होंगी, क्योंकि वैकेंसी तो आपने ये अपॉइंटमेंट तो क्रिएट कर ली है। अब अपॉइंटमेंट खुद से तो कुछ नहीं करेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई ना कोई प्लेसमेंट ना करें, और जब प्लेसमेंट हो जाएगी तो फिर उस रिसोर्स की तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, उस रिसोर्स की अटेंडेंस भी देखनी पड़ेगी, उस रिसोर्स का कंडक्ट भी देखना पड़ेगा, उस रिसोर्स का अप्रेजल भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वहां पर हमें बाद में देखनी है, लेकिन उससे पहले तक जो हम काम कर रहे हैं HR का वो ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअल प्रेजेंस है उसको हम क्रिएट करवा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर, क्लियर है सब। जी। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, तो अब ये वाला जो पहला जो इसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेशंस, ये सारी जो काम है अब तक जो मैं आपको बता चुका हूँ उसमें ये सारा काम आ जाता है, ठीक है। आपने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को आपने डाल दिया, जो ERP का आपके पास मॉड्यूल होगा HR का। अच्छा, उसके बाद आपके पास अब 1 बाय 1 जितनी भी आपके पास पोजीशंस हैं, वर्चुअल पोजीशंस, अभी उसके ऊपर प्लेसमेंट नहीं है, वो सारी आपने डालनी है एक ही दफा। और बाद में चेंज हो सकती हैं, कोई नई अपॉइंटमेंट क्रिएट हुए तो बाद में उसको अपडेट किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त तक जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की लेआउट होगी उसके मुताबिक जितने भी अपॉइंटमेंट्स बनती हैं जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर बनती हैं वो हम पहले क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, पर्सनल जो हम प्लेसमेंट करेंगे उसकी डिटेल डाली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मैनेजर MIS है, मैनेजर MIS पे मिस्टर XYZ काम करता है, मिस्टर XYZ का कांटेक्ट नंबर क्या है, मिस्टर XYZ की एज क्या है, मिस्टर XYZ का होम एड्रेस क्या है, मिस्टर XYZ का जेंडर क्या है, मिस्टर है या मिस है, जो भी होगा वो सारी डिटेल जो होगी वो हम उसमें एंटर कर देंगे। तो जो पहले वर्चुअल चीज थी अब वो रियल चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम HR ये सारे काम कर लेगा तो फिर मैंने जिस तरह बता दिया कि एम्प्लॉइज जब अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे थ्रू जिस भी तरीके कार है जो कंपनी ने तरीकेकार किया हुआ है, चाहे वो पिन कोड के साथ अपने अटेंडेंस मार्क कर रहा है, थंब इम्प्रेशन के साथ कर रहा है, या रेटिना स्कैनिंग कर रहा है, फेस रिकॉग्निशन के साथ कर रहा है, जो भी तरीकेकार होगा तो वो फिर उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसकी अटेंडेंस मार्क होना शुरू हो जाएगी, फिर सैलरी बनेगी, फिर बहुत सारी चीजें जो भी बनती है वो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज ये हो जाती है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो जिस तरह सैलरीज तो है वो तो मैं बता चुका हूँ इसमें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है।
लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि ओवर टाइम भी होता है कंपनीज का, या एक्स्ट्रा टाइम भी कंपनी बुला लेती है। फॉर एग्जांपल ओवर टाइम तो ये होता है कि जो आपका अगर फॉर एग्जांपल 8 घंटे की ड्यूटी थी, तो वो 8 घंटे की ड्यूटी एक्सटेंड होकर 9 घंटे या 9.5 घंटे तक हो जाती है, तो वो उसी दिन का टाइम जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, उसको हम ओवर टाइम कह देते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका जिस दिन ऑफ होता है, छुट्टी होती है, उस दिन आपको बुला लिया जाए और उस दिन आपसे काम लिया जाए, जितनी देर का भी काम हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का, या पूरा 8 घंटे का टाइम हो, तो वो जो आपका ऑफ डे होता है या कंपनी का ऑफ डे होता है और उस दिन एम्प्लॉइज को बुलाया जाता है, तो वो आपका एक्स्ट्रा डे कहलाता है। फिर इसमें तो ये टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड टास्क हैं, ये भी हम जो एचआर का जो मॉड्यूल है ईआरपी का, उसमें हम ये परफॉर्म कर लेते हैं। तो जो भी आपका टाइम रिलेटेड एक्टिविटीज एम्प्लॉइज की हो जाती हैं, तो उसके ऊपर फिर हम पेरोल जनरेट होता है, सैलरीज जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उसमें डिडक्शन भी हो सकती है और जो पेरोल कैलकुलेशन है वो भी होगी उसकी। तो वो भी एचआर, ये जो ईआरपी का मॉड्यूल है ये हेल्प करता है। याद रखिएगा, पेरोल जनरेट करना, पेरोल जनरेट जो है ना, ये मैं अकाउंट का जो मॉड्यूल है वो करता है, लेकिन पेरोल जनरेट तब होगी जब एम्प्लॉय की अटेंडेंस उसके पास आएगी। जब एम्प्लॉय की अटेंडेंस ही नहीं आएगी, तो वो पेरोल जनरेट जीरो कर देगा वो, क्योंकि एप्लीकेशन है, कोई ना कोई प्रोग्राम है, जब उसको रन करेंगे तो वो रिजल्ट तो देगा ही, लेकिन जब एम्प्लॉय के डेज और टाइम ही नहीं जाएगा उसके पास उस प्रोग्राम के अंदर, तो वो रिजल्ट में भी आपको जीरो ही देगा। तो वो पेरोल का जो अकाउंट का जो फंक्शन है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक एचआर के टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल में से उसके पास कोई इनपुट नहीं जाती है। तो ये पेरोल में हेल्प करना, ये भी इसका ईआरपी एचआर का पार्ट हो जाता है। फिर एम्प्लॉइज के जो आउटडोर ड्यूटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, आइदर इट इज इनलैंड और अब्रॉड भी हो सकता है कि ये मुल्क के अंदर ट्रेवलिंग है या मुल्क के बाहर ट्रेवलिंग है, तो वो सारी मैनेजमेंट करना भी, जो वैसे तो काम एचआर का ही होता है, वो मैनुअल काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैनुअल से हटकर अभी हमने क्या करना है, इसका ईआरपी मॉड्यूल के अंदर देखना है। तो ईआरपी मॉड्यूल के अंदर ट्रेवल मैनेजमेंट का अलग से एक एप्लीकेशन चल रही होती है, और वो एम्प्लॉइज के ट्रेवलिंग के रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करवा देता है। हाँ, इसमें ये नहीं हो सकता कि आप रिक्वायरमेंट कहें कि जी मेरी सीट बुक करवा दें या मेरी सीट कैंसिल करवा दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो चीज़ अलग है, वो अलग जो जो भी मैकेनिज्म है सीट बुक करने का, वो उस तरीके से ही होगा। लेकिन एम्प्लॉय किस टाइम कहाँ से गया और कितनी देर के लिए गया, उसको कितने जो डेली अलाउंस मिलना चाहिए, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए, लीव अलाउंस मिलना चाहिए, वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए ये ट्रेवल मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है वो हेल्प करता है। अच्छा, ट्रेवल मैनेजमेंट मॉड्यूल अलग से नहीं है, ये याद रखिएगा, ये एचआर के अंदर का सब मॉड्यूल कह सकते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद जब एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो वो ट्रेनिंग की जितनी डिटेल्स इंटर की जाएगी, ट्रेनिंग कितने दिनों की गई, किस जगह पर हुई, और उसमें जो अलाउंसेस उसको मिलने थे नहीं मिलने थे, पेड ट्रेनिंग है अनपेड ट्रेनिंग है, जो भी है वो सारी चीजें मैनेज करना, ये भी जो एचआर मॉड्यूल है ईआरपी का, उसके अंदर ये प्रोविजन होती है, ठीक है। बाकी से आगे चलते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता अभी स्क्रीन आपको किस तरीके से दिख रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, वो टॉप नोड हमारा कहलाता है या रूट कहलाता है, ठीक है। उसके अंदर हम सेक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो जो सेक्शंस हमारे पास होते हैं। अब अगर उस सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है, जिस तरह मैंने बता दिया एकेडमिक्स है हमारे पास, एकेडमिक्स के अंदर हमारे पास 4 कॉलेजेस हैं, तो जो ये वाला फोल्डर है या ये जो नोड है, इसके अंदर इस तरीके से सब नोड्स होंगे। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो नॉच दिया हुआ है कोने पे, इसका मकसद क्या है कि इस वाले डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरीके से इस नोड के भी नॉच दिया हुआ है साइड में, इसका मकसद क्या है कि इस डिपार्टमेंट के भी मजीद कोई ना कोई डिटेल मौजूद है इसके अंदर। तो ये पहले जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एंटर करने की बात मैं कर रहा था, हम इस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर कोई डिटेल लिखी हुई थी लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो ये हमारे पास सेक्शंस हो जाते हैं, और सेक्शंस के अंदर आप ये देखें, ये जो HCM मैनेजर नजर आ रहा है, ये है अपॉइंटमेंट, याद रखेगा ये अपॉइंटमेंट है, ये वर्चुअल है। इसके ऊपर जो प्लेसमेंट की हुई है ये लिजबेथ स्टेनबर्ग एक नाम लिखा हुआ है, या नीचे लिखा हुआ है केली, या नीचे स्मिथ लिखा हुआ है, ये वो रिसोर्स है जिसको प्लेस किया गया है, ये फिजिकल है। इससे पहले ऊपर तक ये वाली जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये सारी वर्चुअल हैं, ठीक है। तो लेकिन वर्चुअल होगी तो हम उसको रियल में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट रियल की तरफ हम जा नहीं सकते। तो ओडो ईआरपी में जब आप अपना एम्प्लॉय मॉड्यूल बनाएंगे उसके अंदर ये वाली चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है ये ओडो ईआरपी का नहीं है, याद रखिएगा, ये सेप ईआरपी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई है ये सेप ईआरपी को सामने रखकर लिखी गई है, ठीक है। लेकिन ये बहुत पुराना है, इस वजह से सेप ईआरपी को एग्जैक्टली इस तरीके से भी हम समझ नहीं सकते आज के दौर में 2023 में। जो सेप ईआरपी का जो HCM मॉड्यूल या HRM मॉड्यूल होगा उसमें इस तरीके के स्क्रीन मिल जाएंगी, ये अब नहीं कह सकते। अभी ये जिस जमाने में बुक लिखी गई थी उस वक्त ये स्क्रीन थी उनकी, ठीक है। लेकिन ये जो पहला स्टेप था हमारा वो इस तरीके से परफॉर्म होगा हमारा, कि हम उसको वर्चुअल जितनी भी डिटेल है वो हम पुट करेंगे, फिर जब अपॉइंटमेंट्स क्रिएट हो जाएंगी फिर हम उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एम्प्लॉइज की प्लेसमेंट करते जाएंगे। अभी यहाँ पर ये इसके नाम कुछ के तो दिए हैं, कुछ के भी हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम्स हैं, फिर पोजीशंस हैं, ठीक है, फिर पर्सनल होल्डिंग पोजीशंस हैं, ठीक है। ये आगे पीछे हो गया कुछ, ठीक है। ये ऐसे जी। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? समझ, इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा है भी? अच्छा, तो आप ये देख लें, इसका रिलेशनशिप समझने की कोशिश करें कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अंदर हमने जो जॉब पोजीशन क्रिएट की थी, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक हमने जॉब पोजीशन क्रिएट की, इसका नाम क्या था? असिस्टेंट है ये, ठीक है। इसके काम क्या होंगे? ठीक है, ये तो पोजीशन है, इसके काम क्या होंगे? ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा, ठीक है। और इसके फर्दर अगर काम को डिवाइड करें तो क्या करेगा? ये टाइम चार्जेस को रिव्यू करेगा, एक्सपेंसेस को रिव्यू करेगा, और बजट रिपोर्ट्स को रिव्यू कर रहा होगा या प्रिपेयर करेगा, ठीक है। ये अब तक वर्चुअल है। इस जब तक यहाँ पर कोई हम एम्प्लॉय को प्लेस नहीं करते तब तक ये काम कोई भी करेगा नहीं, ये लिखे हुए काम है सिर्फ। तो यहाँ पर हमने इस पर्सन को अपॉइंट किया या प्लेस किया है, एमिली बेस को। अब जब एमिली असिस्टेंट के तौर पर काम करेगी तो ये वाले काम वो ये परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि जो ईआरपी का HR मॉड्यूल होगा उसमें, या एम्प्लॉय मॉड्यूल, अगर ओडो की बात करें, ओडो का एम्प्लॉय मॉड्यूल जो बनाएंगे आप, तो उसमें जब प्लेसमेंट कर रहे होंगे तो वो बेसिकली कर क्या रहा होता है, वो सारे रोल्स यहाँ पर हम उसके दिखा देते हैं या बता देते हैं उसको। अच्छा, फिर जिस तरह ये हम असाइनमेंट्स दे रहे हैं इसके, ठीक है, कोई टास्क नया भी असाइन कर सकते हैं हम उसको, तो वो अलग से स्क्रीन दी हुई है कि आप किस तरीके से वो टास्क क्रिएट, अगर ये नया टास्क क्रिएट करना है तो नया टास्क क्रिएट हो गया, उस टास्क की कोई ना कोई आईडी होगी, उसकी डिटेल होगी कोई, ये नया टास्क आप क्रिएट करके फिर उस पर्सन को या उस अपॉइंटमेंट को आप असाइन कर सकते हैं नया टास्क है जी। ये पहले वाले टास्क तो ये लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी कोई एक नया टास्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशन किसी इस मार्केटिंग असिस्टेंट को देना चाहते हैं, तो वो नया टास्क पहले क्रिएट करना पड़ेगा,
फिर इसको असाइन किया जाएगा। वो नया टास्क क्रिएट करने का ये बताया हुआ है कि जी ये किसके लिए, एडमिन असिस्टेंट के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें जब फिल कर लेंगे तो एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा हमारा, और वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर ये आपका एडमिन असिस्टेंट को मिल चुका होगा, और एडमिन असिस्टेंट इसके मुताबिक अपनी रिपोर्टिंग परफॉर्म कर रही होगी फिर। अच्छा, फिर जब हम इसकी समरी देख रहे होते हैं एम्प्लॉइज के लिए, ये हमारे पास जो जॉब पोजीशंस है, ये उसकी समरीज हैं। ठीक है, ओडो ईआरपी में भी आपको ये चीजें मिलेंगी, क्योंकि ओडो की स्क्रीन मेरे पास है नहीं, ये बुक में यही दी हुई है, तो इसी वजह से इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, बेसिक्स जो एचआर के हैं वो यहाँ पर हैं, यहीं तक है इसमें। ठीक है, लेकिन जो एडवांस है, अच्छा याद रखिएगा ये वाली चीजें हर एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज नहीं करती। एचआर मॉड्यूल जो आपका बेसिक्स आए, वो तो सबको वही वाले काम फीचर्स मिल जाएंगे जो अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो एडवांस फीचर्स के तौर पर हम कह सकते हैं, और ये आ, हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जो है जिनका रोल ज्यादा बड़ा होता है, वो ये वाली चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। अब जिस तरह इसमें एक मोबाइल टाइम मैनेजमेंट है, मोबाइल टाइम मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है कि आपके एम्प्लॉइज फील्ड में ज्यादा रहते हैं, वो हेड ऑफिस या मेन जो उनका जो ऑफिस होता है वहां नहीं आते, वो डायरेक्ट फील्ड में चले जाते हैं, और वहां पर अपना काम परफॉर्म कर कर या तो वो वापस आते हैं ऑफिस में, या फिर वहीं से चले जाते हैं, छुट्टी कर जाते हैं। तो वो कितनी देर फील्ड में रहे, कैसे रहे, कहाँ पर किस टाइम पहुंचे थे, वहां से किस टाइम निकले, किस जगह पहुंचे, दूसरे जो पॉइंट था वहां पर कितना टाइम स्टे किया, ये सारी डिटेल जो है वो एक नॉर्मल एचआर का जो मॉड्यूल है वो अपडेट नहीं कर सकता या मेंटेन नहीं कर सकता। तो ये जो मोबाइल टाइम मैनेजमेंट है कि जो फील्ड में एम्प्लॉइज गए हुए हैं उनको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, तो ये एडवांस जो फीचर्स है एचआर के, उसमें आप ये परफॉर्म हम या इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। या फिर दूसरा हो जाता है हमारे पास फैमिली और मेडिकल लीव्स के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो एम्प्लॉइज को जो मेडिकल लीव्स की फैसिलिटी या उनकी फैमिली जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं उसकी फैसिलिटीज भी ऑफर कर रहे होते हैं। और नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो सिर्फ यही करते हैं कि जो आपका जो अपना जो पर्सनल मेडिकल है उसी को ही हम देखेंगे, बाकी का काम हमारा नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वो ये कहती हैं कि जी आपका और आपकी फैमिली का जो मेडिकल है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम उसको लुक आफ्टर करेंगे। तो इस केस में जो मेडिकल के रिलेटेड जो एम्प्लॉय का अपनी डिटेल है या उसकी फैमिली की डिटेल है, वो हम इसमें अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं, या फिर उसके जो ओल्ड एज बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर जो भी लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स हैं उसको मैनेज करने के लिए जो नॉर्मल एचआर मॉड्यूल है उसमें कोई फीचर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन एडवांस या एक्सटेंडेड एचआर फीचर जो है उसके अंदर हमें सहूलत मिल जाती है कि हम लॉन्ग टर्म इंसेंटिव आप एम्प्लॉइज को हम लुकअप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अब ये पर्सनल कास्ट प्लानिंग जो है, पर्सनल जो जितने भी कंपनी के अंदर हैं, नॉर्मल हमें नहीं पता, जिस तरह मैंने पहले बता दिया था कि शुरू वाली स्लाइड में, कि आजकल जो एक टर्म यूज होती है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, एचसीएम के नाम से। ठीक है, तो ह्यूमन को भी एज अ कैपिटल हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो जहां पर हम अपने कैपिटल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, हर एक एक्टिविटी के ऊपर कितनी कास्ट आ रही होती है हमें, हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब पर्सनल जो आप हायरिंग कर रहे हैं या उसको आप जो जो भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो उसको वर्किंग इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए जो भी आप चीजें कर रही है कंपनी, उसको पर पर्सन कितनी कास्ट आ रही है कंपनी की, उसको भी प्लान करने के लिए मॉड्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये एचआर के एडवांस फीचर्स है, नॉर्मल एचआर मॉड्यूल के अंदर ये चीजें नहीं होती है हमारे पास। लेकिन अगर आप ये एक्सटेंडेड एचआर या एडवांस एचआर फीचर्स आप यूज करेंगे, तो वहां पर आप पर्सनल जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसके ऊपर कंपनीज की कितनी पर पर्सन कास्ट आ रही है उसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार मौजूद होते हैं। लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ कि इसके जो पॉलिसीज हैं
ये ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करती है कि मैंने कौन से वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट डालने हैं और कौन से एक्सपेंसेस है जो एम्प्लॉय के अगेंस्ट नहीं डालने मैंने। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि मतलब एक जर्नलाइज्ड जो पर्सनल कास्ट प्लानिंग का जो फार्मूला बना हुआ है वो सब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एज इट इज अप्लाई होगा, ये नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन पहले खुद डिसाइड कर रही थी कि कौन सी कास्ट है जो मैंने जो एम्प्लॉइज है उसके ऊपर रखनी है, और मुझे ये पता लग जाएगा कि पर एम्प्लॉय कितनी कास्ट मेरी आ रही है उसको मैनेज करने में। ठीक है, और उसके बाद फिर फाइनल ये हो जाता है कि अगर हमारी कंपनी जो है उसकी प्रेजेंस ग्लोबल है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर या जो कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर वो काम कर रही है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज भी बिखरे हुए होंगे। अब एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल वो अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहा था तो उस एम्प्लॉय को रिलोकेट भी किया जा सकता है, दुबई भेजा जा सकता है, तो एम्प्लॉय तो वही है। अब वो दुबई में उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा एचआर के थ्रू, और वो सारी चीजें जो लोकल जो बेसिक एचआर मॉड्यूल होता है उसमें ये चीजें नहीं बताई हुई होती, क्योंकि वो एक स्टैटिक पोजीशंस के ऊपर ज्यादा काम कर रहा होता है। लेकिन जो मूवेबल पोजीशंस बन जाती हैं तो वहां पर नॉर्मल एचआर का जो मॉड्यूल है वो हमारी हेल्प नहीं करता। तो ये एडवांस फीचर्स में हमारे पास ये प्रोविजन भी होती है कि जो ग्लोबल एम्प्लॉइज का कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज को उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड थी इस टॉपिक की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, अभी 10:10 हो गए हैं, तो यहाँ पर 20 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। तकरीबन 10:30 में दोबारा यही लिंक या नया लिंक में शेयर कर दूंगा ग्रुप के, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन अगर है आपका तो चैट में पूछ सकते हैं आप। अच्छा, इसमें अपने जो नाम है ना, मैं शुरू में देख रहा था किसी ने जिस तरह आईफोन के नाम से भी कोई शामिल हुआ है। अब ये आईफोन कौन है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं उनको मैसेज तो कर रहा हूँ। तो इस तरह से बाकी भी कोई अगर ऐसे स्टूडेंट जो अपने नाम से नहीं ज्वाइन कर गए तो वो अपना नाम वो करें, ताकि फिर उनके जो है ना वो सही से अटेंडेंस लग सके। ठीक है, तो 1 मिनट में दे रहा हूँ, आप अपना जो भी आपने चैट में भेजना है मेरे पास अपना नाम आईडी वो भेज दें, फिर मैं इसको मीटिंग को एंड करता हूँ।